कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे सपनों की शहजादी, तुम कहाँ हो। कालू कौवा ऐसे गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मेरा पक्का लकड़ियों का बना हुआ घर है और मेरे पास 1 साल का भोजन भी जमा है। मुझे तेज हवा में उड़ना भी आता है और मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली कौवा हूँ। कौवे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तक कमा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो कौवी हंसने लगती है। चाचा जी, मेरे तो 3 बच्चे हैं और मेरा पति तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और अमीर भी। जाओ, कोई दूसरी कौवी ढूंढो। निराश होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर सारा दिन थक हार कर घर वापिस आ जाता है। तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारे जैसे कौवे की खोज में तो मैं कब से फिर रही हूँ, मगर तुम्हारी चोंच थोड़ी बड़ी है। मुझे तो छोटी चोंच वाले ही कौवे पसंद हैं। मैं कटवा दूंगा, मैं अपनी आधी चोंच लोहार से कटवा दूंगा, मैं कटवा दूंगा। ऐसे शोर करता हुआ कालू कौवा नींद से जाग जाता है। फिर वही सपना, न जाने ये सपने पूरे क्यों नहीं होते। मेरा तो इन सपनों से विश्वास ही उठ गया है। जो भी सपना आता है सब झूठ होता है। आखिरकार कालू कौवे की किस्मत जाग जाती है। एक कौवी उसे पसंद कर लेती है। मेरा नाम गौरी है और मैं हर रोज इसी झरने पर आती हूँ। मैं कालू हूँ, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। वो ऐसा है ना कि तुम मुझे बहुत देर से मिली हो। मैं कब से तुम्हारी जैसी सुंदर कवि की खोज में उड़ रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उम्र से क्या लेना देना? अगर तुम मुझे सोने का हार ला कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्का? सच बताओ, अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बचपन से ही सोने का हार लेने का बहुत शौक है। तो फिर गौरी, तुम शादी की तैयारी करो, मैं 1-2 दिन में सोने का हार लाकर तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि वो अब उस कवि के लिए सोने का हार कहाँ से लाए। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, बधाई हो, मुझे कवि मिल गई है। मुझे शादी करने के लिए एक बहुत सुंदर कवि मिली है। कवि भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कवि कहाँ रहती है? वो झरने के पास रहती है। चिड़िया, मैंने उस कवि के लिए सोने का हार बनवाना है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिजाइन है? मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा हार बनवाऊं जो मेरी होने वाली पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाए। कवि भैया, आप तो जानते हैं मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा, मगर हाँ, रियाली बहन के पास है एक सोने का हार। तुम उसका डिजाइन देख लो, हो सकता है तुम्हें उसका डिजाइन पसंद आ जाए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं अभी हरियाली तोती के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम्हारे पास सोने का हार है। मैं वो डिजाइन देखना चाहता हूँ। क्या कवि भैया, तुम शादी कर रहे हो? हाँ हाँ, कल मुझे एक कवि ने पसंद कर लिया है। मैं उसके लिए सोने का हार बनवाना चाह रहा हूँ। फिर हरियाली तोती अपनी अलमारी से सोने का हार निकालकर कालू कौवे को दिखाती है। ये हार तो बहुत सुंदर है, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही हार बनवाना चाहता हूँ। कालू कौवा वो हार देखकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है कि वो कैसे हरियाली तोती का सोने का हार चोरी कर सके। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि हरियाली तोती और मिठू तोता कहीं जा रहे थे। कालू कौवा उन्हें बुलाता है और पूछता है। अरे मिठू यार, तुम कहाँ जा रहे हो? कव्वे, मेरी बहन बहुत बीमार है, हम दोनों उसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, शाम तक आ जाओगे क्या? नहीं कालू भैया, अगर शाम हो गई तो हम कल ही आएंगे। सफर बहुत दूर का है ना, हम तो थक जाएंगे ऐसे। हाँ, वैसे आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। शाम होते ही डाकू पक्षी लूटने लगते हैं। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा खुशी से उछलने लगता है।
हरियाली के गले में हार नहीं था, इसका मतलब वो हार घर में ही होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है और खिड़की के रास्ते वो घर के अंदर घुस जाता है। कहाँ है वो अलमारी? हाँ, वो रही, वो रही। कालू कौवा हरियाली तोती की अलमारी खोलता है और वो सोने का हार चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाकर वो सोने का हार एक संदूक में छुपा लेता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता भी लौट आते हैं। अलमारी में अपना हार ना देखकर हरियाली तोती तो रोने लग जाती है। मिठू जी, मेरा सोने का हार नहीं है अलमारी में। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन कर सकता है? भला किसी को क्या मालूम कि अलमारी में सोने का हार है? मिठू जी, कल कालू कौवा आया था मेरे हार का डिजाइन देखने। वो कालू कौवा तो एक नंबर का चोर है, मगर अब वो कहाँ मानेगा। मैं अभी जाता हूँ। तोता जल्दी से कौवे के पास जाता है। यार कालू, अगर तुमने हरियाली का हार चुराया है तो मुझे सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कालू कौवा जोरों से रोने लग जाता है। आह, अरे अरे मिठू यार, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हरियाली बहन है मेरी, भला मैं क्यों चुराऊंगा हरियाली का हार? मैं तो बस कल डिजाइन देखने गया था, मेरा विश्वास करो। तो फिर चोरी कौन कर सकता है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा संदूक से वो हार निकालता है और एक रुमाल में बांधकर अपनी होने वाली पत्नी गोरी कौवी के पास जाता है। मैंने कर दिया, देखो मैं ले आया। सुंदर कवि, देखो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार ले आया। सच? क्या ये सोने के हैं? तो और क्या, चाहो तो सुनार से चेक करवा लो, मगर अभी तुम इसे गले में न पहनना, दूसरे पक्षी देखकर चलेंगे। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों में बैठा कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। ये हार तो हरियाली का है, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिठू को। कबूतर जल्दी से भागता है, वो तोतों के पास जाता है। हरियाली बहन, तुम्हारा हार कौवे के पास है। मैंने अभी अभी देखा है, झरने पर कालू कौवे ने गोरी कौवी को वो हार दिया है। सुंदर कालू जी, अब तुम चिंता न करो, हम कल ही शादी करेंगे। अब हमारी शादी समझो पक्की हुई। कालू जी, मेरे सुंदर पति, हर समय ये सूखे दाने ही लाते हो खाने को, कभी कुछ और भी ले आया करो। तुम्हें घोंसले में बैठे बातें आती हैं, जरा निकलो तो बाहर, तुम्हें पता चले कि भोजन कितना मुश्किल से मिलता है। कालू जी, कितने प्यार से बात कर रही हूँ, मगर तुम तो लड़ने ही लग गए। जरा मेरी पूरी बात तो सुनो। जी फरमाए, अब क्या फरमाइश है तुम्हारी? वो न कल मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से, वो मुझे बता रही थी कि उत्तर वाले जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं और उसका पति हर रोज वहाँ से अंगूर चुरा कर लाता है। बहुत प्यार करता है मेरा जीजू जी मेरी बहन से। तो फिर मैं क्या करूं अगर वो अंगूर चुरा कर लाता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए ये छोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पुराने खिलाड़ी हो, तुम भी तो मेरे लिए अंगूर चुरा कर ला सकते हो ना वहाँ से। मैंने अब चोरियाँ छोड़ दी हैं। मेरे सुंदर पति, बस एक बार। अगर तुम इतने प्यार से कह ही रही हो तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता था, मेरा पति ऊपर से ही काला है, अंदर से बहुत अच्छा है, मेरी हर खुशी पूरी करता है। मगर गोरी, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मुझे उस जंगल के रास्ते का नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं, मैं भी कभी नहीं गई। हम ऐसा करते हैं, कबूतर को साथ लेकर चलते हैं, वो भी लालची है, अंगूरों के लालच में आकर हमारे साथ चला जाएगा। और फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर की ओर चले जाते हैं। मिठू यार, बहुत दिन हो गए हैं, कोई अच्छी चीज नहीं खाई, अब तो ये सूखे दाने भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कबूतर यार, मुझे तो कल एक अमरूद मिला था, वो भी आधा किसी बुलबुल ने खाया हुआ था, लेकिन बहुत मीठा था, बहुत मजा आया मुझे। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या सलाह हो रही है मिठू और कबूतर? सलाह क्या करनी है गोरी, भूख से मर रहे हैं, बस भोजन का ही सोच रहे थे। कबूतर, इसीलिए तो आए हैं हम तुम्हारे पास। उत्तर के जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं, लेकिन हमें तो रास्ते का नहीं पता, अगर तुम साथ चलो
तो चुरा हम लेंगे और फिर बांटकर खाएंगे। कबूतर को ये सौदा अच्छा लगता है और वो गोरी कवि से कहता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा। मैं अंगूर चुराने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और हाँ, हिस्सा भी पूरा लूंगा। मुझे मंजूर है। तुम भी हमारे साथ चलो तो तैयार। कबूतर, मुझे तो डर लगता है, अगर पकड़े गए तो। अंगूर चुराने तो गोरी और कालू ही जाएंगे, हम थोड़ी दूर बैठकर इन दोनों की निगरानी करेंगे। ऐसे मिठू तोता भी मान जाता है। फिर मिठू, कबूतर, गोरी और कालू उल्लुओं के अंगूर चुराने वहाँ से निकल जाते हैं। कबूतर को तो रास्ते का मालूम था, वो सीधे उत्तर वाले जंगल में ही रुकते हैं। मैं और मिठू यहाँ बैठते हैं, गोरी तुम दोनों जाकर चुरा लाओ। लेकिन हिस्से की बात याद है ना? याद है कबूतर, मगर तुम दोनों ध्यान रखना। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अंगूर चुराने चले जाते हैं। गोरी कवि अंगूर खाने लगती है। कालू जी, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे अंगूर मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ गोरी, तुम्हारी बात ठीक है, ये सच में बहुत मीठे अंगूर हैं। कालू, तुम एक काम करो, एक गुच्छा तोड़कर कबूतर को दे आओ, फिर बाद में हम अपने लिए तोड़ते हैं। फिर कालू कौवा एक गुच्छा अंगूरों का तोड़कर कबूतर को दे आता है। कबूतर, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब जो अंगूर हम लाएंगे उनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कालू कौवा बैठा कबूतर से ऐसे बातें कर ही रहा था कि वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं। वो कालू, कबूतर और तोते को तो नहीं देखते, वो सीधा अपने बाग की ओर जाते हैं। गोरी कवि तो अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी। वो उल्लू आ गए, वो उल्लू आ गए। वो तो सीधा बाग की ओर चले गए हैं। कालू, हम खामोशी बैठे रहते हैं, अगर हम बोले तो हमें भी मार पड़ जाएगी, गोरी तो पिटेगी ही। लेकिन कबूतर, घर जाकर वो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर कालू कौवा भी खामोश होकर बैठ जाता है। चोरनी कहीं की, हम खिलाते हैं तुम्हें अंगूर, ये तुम्हारे बाप ने लगाए हैं ना। कालू, कालू, कहाँ चले गए हो तुम? मुझे बचाओ इन उल्लुओं से। परंतु कालू कौवा तो डर के मारे चुप ही रहता है। वो दोनों उल्लू मिलकर गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं। उल्लू भाई, बस थोड़े ही तो खाए थे, थोड़े ही तो खाए थे, अब छोड़ भी दो। फिर गोरी कवि जैसे तैसे वहाँ से भागती है। फिर वो चारों वहाँ से उड़ते हैं और जल्द ही वो अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया जो मुझे अकेले ही पिटने दिया। गोरी, अगर हम आ भी जाते तो क्या कर लेते? हम भला तुम्हें कैसे बचा सकते थे उन उल्लुओं से? कालू, तुम जरा घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि अपने घर चले जाते हैं। मिठू, कितने मजे के थे अंगूर, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ कबूतर यार, बहुत स्वादिष्ट थे। मेरा तो मन कर रहा है कल फिर चले, गोरी और कालू को साथ लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि गोरी अब नाम भी लेगी अंगूरों का। वो बहुत लालची है, देखना वो कल फिर तैयार हो जाएगी। कालू, तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तुम्हारी पत्नी पिट रही थी और तुम छुपे हुए बैठे थे। गोरी, अंगूर भी तो तुमने ही खाए थे, मैं तो अभी खाना शुरू ही किए थे कि तुमने मुझे भेज दिया। गोरी, मगर वो अंगूर बहुत मजे के थे, कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्लुओं के आने से पहले ही अंगूर चुरा लेंगे। और फिर रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मिठू तोता और कबूतर गोरी कवि के घर आते हैं। गोरी, लगता तो नहीं है कि तुम पीटी हो, तुम तो अच्छी खासी लग रही हो। बताओ आज क्या ख्याल है? कल हमें रास्ते का नहीं पता था, इसलिए तुम्हें साथ ले गए। अगर आज हम जाएंगे भी तो खुद ही चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। गोरी, अंगूर बहुत मीठे थे, हमारे मुंह से तो अभी तक स्वाद नहीं जा रहा। गोरी, आज भी हम सब साथ चलते हैं, तुम और कालू अंगूर चुराना और हम दोनों तुम पर निगरानी रखेंगे, और फिर कल तुम ध्यान रखना और हम दोनों चुराएंगे अंगूर। गोरी तो खुद से जाना चाहती थी, लेकिन याद रखना कल तुम ही चुराओगे। अगर आज पकड़े गए तो कल अपने वादे से मुकर न जाना। हाँ हाँ गोरी, कल हमारी बारी होगी, हम ही चुराएंगे अंगूर। वो चारों फिर से उल्लुओं के बाग की ओर उड़ पड़ते हैं और जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। फिर कबूतर और तोता वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगूरों के बागों में घुस जाते हैं। कालू, आज तुम खाओ, आज मैं ये अंगूरों का गुच्छा कबूतर और तोते को दे आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे पेट भर के।
फिर गोरी कवि एक अंगूरों का गुच्छा लेकर मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। देख लो, आज तुम्हें दिए हैं, कल ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारी हो और हमें देने से मुकर जाओ। हाँ गोरी, कल तुम दोनों यहाँ बैठना, मैं और मिठू चुराएंगे अंगूर। फिर गोरी कवि वापस जाती है। वो दोनों मिलकर बहुत सारे अंगूर खा लेते हैं और फिर वो दोनों अपने घर के लिए अंगूर तोड़ ही रहे होते हैं कि वो दोनों उल्लू आ जाते हैं। मिठू और कबूतर तो अंगूर खा रहे थे, इसलिए वो उल्लुओं को नहीं देख पाते। वो उल्लू सीधा बाग की ओर आते। वो गोरी और कालू की अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी मिठू का ध्यान बाग की ओर जाता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर भागो, वो देखो उल्लू आ गए हैं, आज फिर कौवों की मार पड़ रही है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भाई उल्लू, वो देखो, वो इनके साथी थे साथ में जो भाग गए हैं। आप हमें माफ कर दे, हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, ये बाग हमारा है, अगर दोबारा आए तो बहुत पिटाई होगी। फिर कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर और तोता तो पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं। फिर उनके पीछे कालू और गोरी भी आ जाते हैं। गोरी और कालू, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? कबूतर, हमें छोड़ो, कल तो अंगूर तुम ही चुराओगे, तुमने वादा किया था। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। तोते, अगर कल हम इनके साथ ना गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। कबूतर यार, अब तो वादा किया है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम इन दोनों की तरह लालच नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अंगूर ही लेकर वापस आ जाएंगे। देखें जी, घर में आज कुछ भी खाने को बाकी नहीं बचा, जितना था कल सब खत्म हो गया। रानो, दूसरे जंगल में बाढ़ आने से सब धंधा खत्म हो गया है, अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। टुन्नू जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हमारे घर में एक बच्चा भी आने वाला है। तुम चिंता न करो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसे देख मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। रानो, मैं देखता हूँ। कालू, कालू मालिक आप? हाँ टुन्नू, मैं। टुन्नू, जो कर्जा मुझसे लिया था वो वापस कर दे, अगर नहीं कर सकता तो सुबह तक ये घर खाली कर दे। अब मैं तुझे और समय नहीं दूंगा, कल सुबह तक अगर पैसे ना दिए तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? कौन था बाहर? रानो, मैंने माँ के इलाज के लिए कालू सेठ से कुछ कर्ज लिया था, मगर मैं समय पर लौटा नहीं सका, इसलिए कालू सेठ ने सुबह तक ये घर खाली करने के लिए कहा है। ये सुनकर रानू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। टुन्नू जी, आप चिंता न करें, हम अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। अब हमारा छोटा बच्चा भी है, घर के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में, मैं जाता हूँ और अपनी बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और जब मुझे कोई काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? रानो, कल होने से पहले मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा। फिर ऐसे बाबा चिड़िया दुखी मन से अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी पर पहुंचा ही था कि आसमान पर तेज हवा के साथ गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी एक बिजली उस बाबा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख और सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो बाबा चिड़िया को मरा हुआ देखकर उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, जब रात को तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? कबूतर भैया, वो तो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। सुबह जब नदी पर मैं पानी पीने गया तो मैंने देखा आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो हमें दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोरी कवि और कालू कौवा चिड़िया और उसके छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास न खाने को भोजन था और न रहने के लिए कोई घर। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था और रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं मिट्ठू के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर रख ले। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर रानू चिड़िया मिट्ठू के घर चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर पर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल को आपका बच्चा भी बड़ा होगा, ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करूँगी। मिट्ठू भैया, मैं कोई न कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूं और अपने बच्चे के साथ रह सकूं। अगर आप सच में कोई काम करना चाहती हो तो मैं आपकी काम करने में मदद करूँगा। मेरे मामा की दूसरे जंगल में एक चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने मामा से कुछ चूड़ियाँ ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना, ऐसे आपको भी मुनाफा हो जाएगा। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये काम बहुत मेहनत से करूँगी। अगले रोज मिट्ठू तोता चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने मामा की दुकान पर जाता है। मामा जी, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। उसने किसी का कर्ज देना था, मगर वो समय रहते दे नहीं पाया, इसलिए उन कौवों ने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब बहुत दुखी है ये चिड़िया। मिट्ठू, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी, इसलिए मिट्ठू मुझे आपके पास लेकर आया है। तुम ये चूड़ियाँ ले जाओ और इन्हें बेचकर अपना मुनाफा रख लेना और बाकी दाम मुझे दे जाना और बाकी चूड़ियाँ फिर से ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा भी चूड़ियाँ बेचोगी, आपको उतना ही मुनाफा होगा। मामा जी, आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियाँ ले और वापस जाए, मुझे यहाँ काम है, मैं कल ही लौटूंगा। ऐसे रानू चिड़िया कुछ चूड़ियाँ लेकर वहाँ से वापस चल पड़ती है। वो पूरे जंगल में चूड़ियाँ बेचती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सतरंगी चूड़ियाँ ले लो। चिड़िया बहन, रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। जी बुलबुल, मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। फिर ऐसे ही रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी, क्योंकि रानू चिड़िया तो घर जा जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्ठू भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद न करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया बहन, ये सब आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। ऐसे फिर वो चिड़िया अपनी चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। रानू चिड़िया की चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा बिक रही थी, इसलिए उसे मुनाफा भी बहुत हो रहा था। कबूतर और मिट्ठू भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब और अनाथ पक्षियों के लिए एक अनाथालय खोलूं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूंगी। चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा काम है। ऐसे कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो सब पक्षी मिलकर जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त में खाना दिया जाता था। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो जो हम जैसे गरीब पक्षियों का भी सोचा, वरना हम पक्षी तो हर रोज भूखा सोते थे। चिड़िया, मैं गरीब तो हूँ, मगर अगर कोई काम करने को मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। अरे कवि बहन, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल ही बात करती हूँ और यहाँ पर एक चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री लगवाती हूँ, जहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से मुसीबतों का सामना किया और अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी की। जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही थी। इस सर्दी में मानो सब कुछ थम सा गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े बैठे थे, मगर ऐसी ठंडी में जंगल के कुछ पक्षी दाने की तलाश में निकल गए थे। वहीं इतनी सर्दी में टुन्नू चिड़ा चील के खेतों में काम कर रहा था।
है ऊपर वाले, तू हमेशा गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेता है? कभी इतनी सर्दी और कभी गर्मी और कभी लगातार बारिशें। पता है 2 दिन से घर में एक भी खाने को दाना नहीं है और गुड़िया भी बहुत बीमार है। ऐ ऊपर वाले, दया कर, हम पर दया कर। टुन्नू चिड़ा दिन भर मेहनत करने के बाद चील के पास जाता है। चील, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ दाना लेकर जा सकूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसे मांगे? जा निकल जा, कल से मेरे खेत में काम करने ना आना। मैंने और पक्षियों को रख लिया है। अगर दोबारा मुझसे पैसे मांगे तो चीर कर खा जाऊंगी मैं तुझे। चील की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा डर सा गया। रात हो चुकी थी। वो सीधा घर की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही वो अपने किराए के घर के पास पहुंचा तो घर के सामने पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। है ऊपर वाले, ये घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? टुन्नू चिड़ा जल्दी से अपने घर में गया, मगर घर के अंदर का नजारा देखकर टुन्नू के पांव तले जमीन निकल गई। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठ जा, क्या हो गया तुझे? गुड़िया उठ जा, गुड़िया क्या हो गया तुझे? गुड़िया बेटी, अपनी माँ को परेशान न कर, उठ जा, उठ जा तो उठ जा गुड़िया मेरी बेटी। पिताजी आ रहे होंगे, वो खाने का सामान और तुम्हारी दवाई लेकर आएंगे। उठ जाओ गुड़िया बेटी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुन्ना की बड़ी बेटी भागकर अपने पिता के साथ लिपट गई। पिताजी, पिताजी देखिए ना, गुड़िया को क्या हो गया है? वो आंखें नहीं खोल रही, ना तो वो हिल रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। पिताजी, आप कुछ करिए ना, आप मेरी छोटी बहन को जगाइए ना, वो आपकी बात सुनती है। उठो गुड़िया, देखो बाबा आ गए हैं। बाबा, आप उठाए ना गुड़िया को। अपनी बेटी की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। गुड़िया अब कभी नहीं उठेगी, वो अब किसी की बात नहीं सुनेगी, ना तेरी ना मेरी। अब वो बहुत दूर चली गई है। टुन्नू चिड़ा घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे ऐसे लगा कि उसकी गुड़िया उसे बुला रही है, लेकिन वो सब तो एक भ्रम था। गुड़िया तो अब वहाँ चली गई थी जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता। अभी गुड़िया को गुजरे हुए 3 दिन ही हुए, लेकिन कुछ पक्षी बहुत पत्थर दिल होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी में क्या घटना घटी है। उनको तो बस पैसे से ही मतलब होता है। ऐसे ही पत्थर दिल था कालू कौवा, जो टुन्नू चिड़े के पास आता है। देख टुन्नू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ कौन जिया है और कौन मरा है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। 3 महीने का किराया है, मुझे वो तुम अभी के अभी दे दो। कालू मालिक, थोड़ा सा रहम कीजिए, मैं किराए के पैसे जल्द लौटा दूंगा। कब टुन्नू, कब? जब तू भी अपनी बेटी की तरह मर जाएगा तब। मैं यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा। मेरे पैसे दो, नहीं तो वरना ये घर खाली कर दो। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़े की एक भी बात ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर टुन्नू चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कबूतर बाहर आता है। अरे टुन्नू, तुम परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर दोस्त, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू मालिक ने मकान खाली करवा लिया है, हमारे पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं ताकि तू हमें एक रात रहने दे। टुन्नू, रहने तो मैं दे देता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा घर बहुत कमजोर है, वो हम सब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत दुखी हुआ। टुन्नू चिड़ा और उसका परिवार इतनी ठंडी में बाहर थे। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंडी में? अब तो चील ने भी आपको काम से निकाल दिया है, हम दाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता ना करो रानो। वो परिवार सारा दिन इधर उधर उड़ते रहे। अब रात होने को थी। उनके पास ना तो कुछ खाने को था और ना रहने का ठिकाना। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अब बहुत थक चुके थे। बाबा, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बाबा, क्या मैं भी भूख और ठंड से गुड़िया की तरह मर तो नहीं जाऊंगी? अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू ने ये तो कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कैसे, ये तो उसे भी मालूम नहीं था। अचानक उड़ते उड़ते टुन्नू की नजर एक विशाल पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत पुराना था और बड़ा भी।
वो पेड़ अंदर से खोखला था, जिसे देखकर टुन्नू बहुत खुश हो गया। टुन्नू चिड़े ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया। ये देखो रानो, हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। फिर वो परिवार मिलकर उस पेड़ की खोखर में अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा काम ढूंढने निकलता है। टुन्नू चिड़े को मिठू तोते के खेतों में काम मिल जाता है। शाम को आते हुए टुन्नू चिड़ा घर के लिए राशन और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटा,